साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, यूपीएसआई और बैंक्स अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर, यानी कि यहाँ पर हम आपको एक एक प्रश्न के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी देंगे, जिससे अगर उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंक्स हो, आपका एमपीपीएससी हो, हर जगह अब करंट अफेयर का वेटेज सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है और करंट अफेयर से भी डीपली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सक्सेस जंक्शन के साथ बने रहिए। हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न दिया रहेगा, उसका आंसर भी नीचे दिया रहेगा, उसी के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया रहेगा, जिससे कि आपको जब आप इसका रिवीजन करें तो आपको आसानी हो रिवीजन करने में, जो आप पीडीएफ से इसका रिवीजन करें। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे पहले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 1 आपके सामने आ रहा है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या है। तो देखिए, 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के 102 साल पूरे हो गए। यह हत्याकांड किस राज्य में हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, स्टैटिक जीके के, वो भी हम साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जम्मू कश्मीर। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर इसका सी, यानी कि पंजाब राज्य में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आइए इसके बारे में कुछ आपको जानकारी देते हैं। देखिए, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ था। जलियांवाला बाग को अब स्मारक के रूप में बदल दिया गया है, जहां पर लोग इस दिन शहीद हुए लोगों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये हत्याकांड कब हुआ था? आपको याद रखना, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और अभी 13 अप्रैल 2021 को इसके 102 साल पूरे हुए हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ से एक प्रश्न एमपीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण बनेगा, इससे कोरिलेट करते हुए याद रखिएगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह ही मध्य प्रदेश में चरण पादुका नरसंहार हुआ था। इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा है? तो चरण पादुका जो हत्याकांड है वो मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 ये नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सुशील चंद्रा भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, वे किसका स्थान ग्रहण करेंगे? ठीक है, तो अगले मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ पर बनाए जा रहे हैं सुशील चंद्रा। तो अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका वो स्थान ग्रहण करेंगे। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी है सुनील अरोड़ा, ऑप्शन सी है राजीव कुमार, या फिर ऑप्शन नंबर डी है शिवराज सिंह चौहान। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि सुनील अरोड़ा जो हैं वो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और इनका स्थान अब कौन लेंगे? तो सुशील चंद्रा जो हैं वो अब इनका स्थान लेंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए कुछ डिटेल में जानकारी देते हैं आपको इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, अभी हाल ही में चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है, यानी कि वर्तमान में वो चुनाव आयुक्त हैं लेकिन अब उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। वह वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का स्थान लेंगे। ठीक है, तो किसके स्थान पर? सुनील अरोड़ा के स्थान पर आएंगे। सुनील अरोड़ा का कार्यकाल 12 अप्रैल 2021 को समाप्त हो रहा है, तो 13 अप्रैल 2021 से सुशील चंद्रा उस स्थान को ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ जो स्टैटिक के प्रश्न बनेंगे आपके, उनकी बात कर लेते हैं। तो ये आपके स्टैटिक प्रश्न बन सकते हैं कि चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया था। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखना है आपको, नई दिल्ली में चुनाव आयोग का मुख्यालय है और यह एक संवैधानिक संस्था है। याद रखना, जिन भी चीज़ों का संविधान में वर्णन होता है वो एक संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। जो आपका नीति आयोग है वो संवैधानिक संस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका वर्णन जो है भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, जबकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। और आज का आपका प्रश्न भी यही है कि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है। इस सवाल का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और एक बार अगर आप कोई चीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हैं तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती है। रोज़ हम प्रश्न पूछते हैं, लोग बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो रोज़ आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। ठीक है, तो आज का आपका प्रश्न यही है कि निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। जितना ज़्यादा आपको जानकारी मिल सके उतनी ज़्यादा जानकारी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 देखिए, अभी हाल ही में भारतीय मूल के बिजनेस टाइकून एम.ए. यूसुफ अली को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध भारत के किस राज्य से है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जम्मू कश्मीर। तो जो अभी यहाँ पर अबू धाबी के विशेष नागरिक पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया है एम.ए. यूसुफ अली को, तो वो भारत के किस राज्य से कोरिलेट करते हैं? आइए देखते हैं।
सही आंसर है ए, यानी कि केरल के निवासी थे मूल रूप से। कौन? MA यूसुफ अली, जिनको अभी हाल ही में अबू धाबी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। आइए इनके बारे में कुछ जानकारी आपको बताते हैं। एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है करंट अफेयर का। अभी हाल ही में भारतीय मूल के व्यवसायी MA यूसुफ अली को अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार उन्हें महान धर्मार्थ में योगदान के लिए दिया गया। श्री यूसुफ अली का मूल स्थान कहाँ पर है? केरल राज्य में है। अब आपके 2-3 प्रश्न यहाँ से क्लियर हो गए। पहले कि अबू धाबी के वर्तमान क्राउन कौन है, क्राउन प्रिंस कौन है? तो याद रखिएगा वर्तमान प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, तो ये वर्तमान प्रिंस हैं। और किसको ये पुरस्कार दिया गया है? तो MA यूसुफ अली को पुरस्कार दिया गया। किस लिए दिया गया है? तो उनके महान धर्मार्थ में जो काम उन्होंने किया है उसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। भारतीय मूल के निवासी है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, अभी हाल ही में भारत सरकार के मंत्री हर्षवर्धन ने आहार क्रांति आंदोलन की शुरुआत की है। डॉक्टर हर्षवर्धन किस विभाग के मंत्री हैं? आपसे पूछा जाता है विभागीय मंत्रियों के बारे में। ऑप्शन ए है खेल मंत्रालय, ऑप्शन बी है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य मंत्रालय, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रेलवे मंत्रालय। चलिए इसका आंसर देखते हैं, फिर बाकी ऑप्शन के बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि बाकी ऑप्शन के मंत्री कौन है, वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए आंसर की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य मंत्रालय संभालते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आहार क्रांति आंदोलन की शुरुआत 13 अप्रैल 2021 से की है। यह पोषण एवं संतुलित आहार के संदेश को फैलाने के लिए सभी स्थानीय फलों एवं सब्जियों तक पहुंच बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, कुल मिलाकर के इनका काम यह है, इस आंदोलन का काम यह है कि जो किसान लोग हैं उन तक पहुंच बढ़ाई जाए, उनसे डायरेक्ट जो है सब्जियां या फल खरीदे जाए। ठीक है, चलिए अब बाकी के जो ऑप्शन दिए थे उनके बारे में आपको बता देते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तो हमने आपको बता दी डॉक्टर हर्षवर्धन है। बाकी ऑप्शन आपके दिए थे, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो रविशंकर प्रसाद ये मंत्री संभालते हैं। IT मंत्रालय जो है रविशंकर प्रसाद संभालते हैं। खेल मंत्री कौन है? आपको कई बार बताया है, किरण रिजिजू जो है वो खेल मंत्री हैं। और रेल मंत्री कौन है? तो आपको पता है पीयूष गोयल जो है वो रेलवे मंत्रालय संभाल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, अभी हाल ही में 1 करोड़ कोरोना वैक्सीन देने वाला दुनिया का मतलब भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? ठीक है, तो भारत का दूसरा ऐसा राज्य कौन सा बन गया है जिसने 1 करोड़ वैक्सीनेशन कर दिए हैं? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है राजस्थान, या फिर ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि राजस्थान एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने 1 करोड़ जो है वैक्सीनेशन प्राप्त कर लिया है। चलिए इसके बाद आपको जानकारी देते हैं कि पहले स्थान पर कौन है, सबसे पहले किसने 1 करोड़ वैक्सीनेशन किया था? तो महाराष्ट्र इस पे पहले स्थान पर है। सबसे पहले महाराष्ट्र ने 1 करोड़ वैक्सीनेशन किया था। तो महाराष्ट्र के बाद राजस्थान 1 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया। अब देखिए 12 अप्रैल 2021 तक राजस्थान ने 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ठीक है, राजस्थान में कुल 3380 सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण चल रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा 3380 जो सरकारी अस्पताल है, सरकारी स्थान, सरकारी स्कूल है, इन जगहों पर जो है टीकाकरण चल रहा है। किसका? कोविड-19 का। और 1 करोड़ टीकाकरण करने वाला ये भारत का दूसरा राज्य बन गया है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, अभी हाल ही में ब्रह्म कुमारी की प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी की स्मृति में एक डाक टिकट किसके द्वारा जारी किया गया है? और ये डाक टिकट वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, स्पेशली MPPSC जो एग्जाम होता है, UPPCS का जो एग्जाम होता है, उनमें ये डाक टिकट वाले प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं अगर किसी की स्मृति में डाक टिकट जारी किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। तो सही आंसर इसका सी, यानी कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अभी ये डाक टिकट जो है वो जारी किया है। आइए इस प्रश्न के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। अभी हाल ही में ब्रह्म कुमारी की पूर्व प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी का निधन हो गया। उन्हीं की स्मृति में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया है। ब्रह्म कुमारी एक आध्यात्मिक आंदोलन है जो 1930 में हैदराबाद और सिंध प्रांत में प्रारंभ हुआ था। तो आपको याद रखना है कि जो ब्रह्म कुमारी जो है वो एक आध्यात्मिक आंदोलन है। कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो हैदराबाद और सिंध प्रांत से प्रारंभ हुआ था। इसकी प्रमुख जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, तो राजयोगिनी दादी जानकी का भी निधन हो गया, जिनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया है। किसने डाक टिकट जारी किया है? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने डाक टिकट जारी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर।
प्रश्न नंबर 7, किस स्थान पर लगने वाले कुंभ मेले में अब सिर्फ RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट वालों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी? ठीक है, ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी हरिद्वार या फिर ऑप्शन नंबर डी है नासिक। चलिए देखते हैं इसका आंसर कि कहाँ पर आप कौन से कुंभ मेले में अगर आपके पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो आप नहीं जा सकते हैं। चलिए सही आंसर है सी, यानी कि हरिद्वार में जो कुंभ मेला चल रहा है उसमें आपको जाने के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। RT-PCR का मतलब समझ रहे हैं, कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरिद्वार में लगने वाले कुंभ मेले में अब सिर्फ RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट वालों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यह परीक्षण में यह जो आपका मेला है, मेला प्रांगण में जाने के बाद 72 घंटे पहले का होना चाहिए, यानी जो आपने टेस्ट कराया है, जो परीक्षण कराया है वो 72 घंटे पहले का होना चाहिए, तभी आप मेला प्रांगण में एंट्री कर सकते हैं। 12 अप्रैल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कुंभ मेले में कोरोना को फैलने के रोकने के लिए नियम पुस्तिका जारी की गई है। ठीक है, अगर आपको हरिद्वार कुंभ मेले में जाना है तो 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आपको लेकर के जाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसा एक राज्य भी है जिसने अपने यहाँ ऐसा जारी किया है कि आपके पास अगर RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट है तो ही आप राज्य में एंट्री कर सकते हैं। कौन सा राज्य है वो? तो गुजरात वो राज्य, हमने आपको पहले ही बताया था। अगर आपके पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो आप गुजरात में भी एंट्री नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। अभी हाल ही में भारत में तीसरे कोविड-19 टीके स्पुतनिक 5 को अनुमति मिली है, यह किस देश द्वारा तैयार किया गया है? देखिए, आपातकालीन स्थिति में स्पुतनिक 5 नाम का टीका भी आप लगवा सकते हैं। ठीक है, और 2 टीके वो ऑलरेडी चल रहे हैं अपने भारत में, तो ये तीसरा टीका बन गया है। तो इस टीके को बनाया किसने है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन नंबर डी है रूस। देखिए, कोरोना से संबंधित जितने ही प्रश्न बन रहे हैं, चाहे वो टीके के प्रश्न हो या योजनाएं हो, वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर डी, यानी कि रूस के द्वारा स्पुतनिक 5 नाम के टीके को बनाया गया है। चलिए कुछ जानकारी देते हैं आपको। तो देखिए, अभी हाल ही में भारत में तीसरे कोविड-19 टीके के रूप में स्पुतनिक 5 को अनुमति मिल गई है। यह टीका रूस के द्वारा बनाया गया है। सोवियत युग के एक स्पुतनिक, एक उपग्रह था सोवियत युग में, स्पुतनिक 5, इसी के नाम पर इस टीके का नाम रखा गया है। यह अगस्त 2020 में बना दिया गया था। एक प्रश्न हमने आपको बताया था करंट अफेयर, जब 2020 की हम करा रहे थे तो हमने आपसे बताया था कि दुनिया का पहला कौन सा देश बन गया जिसने यह दावा किया है कि उसने कोरोना का जो है वैक्सीनेशन या फिर टीका तैयार कर लिया है। तो वो रूस ही था जिसने यह दावा किया था कि हमने वैक्सीनेशन तैयार कर लिया है, वैक्सीनेशन का टीका जो तैयार कर लिया है। और उस टीके का नाम उन्होंने क्या रखा था? स्पुतनिक 5 उस टीके का नाम रखा था, जो कि एक उपग्रह का भी नाम है जो उनके द्वारा जो है छोड़ा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में गरीब छात्रों के लिए लैब ऑन व्हील शुरू किया गया है? तो गरीब छात्रों के लिए लैब ऑन व्हील किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है पुदुचेरी, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है केरल या फिर ऑप्शन नंबर डी है मणिपुर। चलिए आंसर देखते हैं, सही आंसर है बी, यानी कि दिल्ली में यहाँ पर एक लैब ऑन व्हील चालू किया गया। अब ये लैब ऑन व्हील क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में गरीब छात्रों के लिए लैब ऑन व्हील्स योजना की शुरुआत की गई है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कार्यक्रम के लैब ऑन व्हील्स की शुरुआत की थी। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो दिल्ली की जो शिक्षा मंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया, ये क्लियर हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है, ये भी याद रखिएगा। और लैब ऑन व्हील्स से मतलब है कि जो टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है तो इसके द्वारा एक लैब ऑन व्हील, मतलब कि एक व्हील्स पर चलती हुई किताबें होंगी। जैसे आप लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारी किताबें आपको देखने को मिल जाती हैं, वैसे यहाँ पर व्हील्स यानी पहियों पर चलने वाली किताबों की एक जो है आपको देखने को मिलेगी। आप वहाँ पर जाकर के आराम से किताबें लेकर के पढ़ सकते हैं। गरीब छात्रों के लिए ये योजना चालू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10, पीएम मोदी ने अभी हाल ही में ओडिशा इतिहास नाम की पुस्तक का हिंदी अनुवाद जारी किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जिस पुस्तक के भी जो है मोदी जी के द्वारा यहाँ पर अनावरण किया गया है, उन सारी पुस्तकों को आप याद कर लीजिए, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए है वीरेंद्र मिश्र, ऑप्शन बी है अरविंद अडेगा, ऑप्शन सी है हरिकृष्ण महताब या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसकी पुस्तक का जो है अभी विमोचन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है? आइए देखते हैं, सही आंसर सी, यानी कि हरिकृष्ण महताब की जो पुस्तक है ओडिशा इतिहास, उसका जो है यहाँ पर अनावरण किया गया है मोदी जी के द्वारा। देखिए,
तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में उड़ीसा इतिहास नाम की पुस्तक का हिंदी अनुवाद जारी किया। इसके लेखक हरिकृष्ण मेहताब हैं। हरिकृष्ण मेहताब पूर्व स्वतंत्रता सेनानी और उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री हैं। तो आपको याद रखना है, उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री हरिकृष्ण मेहताब हैं, जिन्होंने उड़ीसा इतिहास नाम की किताब लिखी, जिसका हिंदी जो वर्ग है उसका अनावरण किसने किया, हिंदी अनुवाद का जो है अनावरण किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो सारे प्रश्नों को आपको बड़ी गौर से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए कल के प्रश्न का उत्तर बता देते हैं, जो हमने कल आपसे प्रश्न पूछा था। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर है इंदौर लगातार 4 साल से भारत में स्वच्छता की श्रेणी में नंबर 1 पर यहाँ पर काबिज है। चलिए देखते हैं किस किसने सही आंसर दिया है। तो देखिए संध्या पाटले, प्रिंसी राय, साक्षी चौबे, कान्हा त्रिपाठी, इन लोगों ने बहुत सही आंसर दिया है। और न केवल आंसर दिया बल्कि डिटेल में पूरी जानकारी दी है कि कब प्रारंभ हुआ है स्वच्छता आंदोलन, किसने प्रारंभ किया स्वच्छता आंदोलन, और कब कब इंदौर पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, तो आपको भी यही करना है कि हर एक जो भी प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं उसकी डिटेल में जानकारी इकट्ठी करनी, चाहे गूगल से कीजिए, कहीं से भी कीजिए, नोट्स से कीजिए, और एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वो उससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। आज का प्रश्न आपको याद है, आज हमने आपसे प्रश्न पूछा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में। जैसा कि आपको पता है एक संवैधानिक संस्था है, तो इसका वर्णन भारतीय संविधान में कहीं ना कहीं तो किया गया होगा, तो किस अनुच्छेद में किया गया है यही आपको बताना है। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर डेली सुबह 7:30 बजे आपके लिए करंट अफेयर लेकर के आते हैं डिटेल में जानकारी के साथ में, और दोपहर में 12:30 बजे एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं एमपीपीएससी के लिए। तो जल्दी मिलते हैं प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।